इससे पहले हमने मेथनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। अब इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम इंडस्ट्री में इथेनॉल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में इथेनॉल को मोस्टली फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है। अब ये फर्मेंटेशन क्या चीज़ है? फर्मेंटेशन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम इसके मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन a biochemical process in which carbohydrates are converted into ethanol by a microorganism, yeast, in the absence of air is called fermentation। अब बेटा देखिए, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मोस्टली स्लो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ खास किस्म की सिक्रीशंस यानी एंजाइम्स क्रिएट करता है और वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स या डिफरेंट जो अपना बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं उनकी डीकंपोजिशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स को यीस्ट कन्वर्ट करता है, उसमें केमिकल चेंज करता है और प्रोडक्ट बनाता है इथेनॉल। और ये प्रोसेस एनारोबिक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब बेटा देखिए, फर्मेंटेशन में सबसे पहले हम किस चीज की फर्मेंटेशन करते हैं? मोलासेस। अब ये मोलासेस क्या है? मोलासेस हम कहते हैं कि ये concentrated solution of cane sugar, concentrated solution of cane sugar। आमतौर पे आप लोग देखें, शुगर केन गन्ना जिस वक्त इंडस्ट्री में जाता है तो इसका जूस निकाला जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस से, फिर प्योरिफिकेशन के बाद हम हीट करते हैं और कुछ केमिकल शामिल करते हैं जिससे एक्सेस ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है और एक कंसंट्रेट तैयार हो जाता है, यानी गाढ़ा सा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जिसको हम मोलास बोलते हैं। और आमतौर पर शुगर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के बाद भी जो मटेरियल बाकी बचता है उसमें बहुत सारी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, उन्हें मोलासेस भी कहा जाता है और इन मोलासेस को इथेनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। तो मोलासेस का फार्मूला या इसकी हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। C12H22O11 मोलास लेंगे हम, इसको हम वाटर में ऐड करेंगे। अब वाटर में ऐड करने के बाद यहां हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट ऐड करेंगे और यीस्ट क्या चीज क्रिएट करेगा? एंजाइम्स, डायस्टेज एंजाइम क्रिएट करता है जिससे C6H12O6 ग्लूकोज बनता है प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज बनता है। जैसा कि हमें मालूम है कि ये केन शुगर सक्रोज इज द डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो डाइमर की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें बेसिक यूनिट ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं और ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 फर्दर यही यीस्ट एक एंजाइम क्रिएट करता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा C2H5OH इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलीज कर देंगे, इथेनॉल हमारी प्रोडक्ट है, ये हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम स्टार्च ले रहे हैं, स्टार्च क्या है? आप देखिए बेटा,
C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। आप इसमें से -H2O कर लें, बाकी क्या बचता है C6H10O5। अब अगर ये यूनिट n की तादाद में आपस में कंडेंस हो जाएं तो इस पॉलीमर का नाम होगा स्टार्च। इस पॉलीमर का नाम क्या होगा? स्टार्च। यानी ये हमारे पास क्या है? स्टार्च। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम यहां स्टार्च ले रहे हैं, मेनी नंबर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल C6H10O5 into n, यानी स्टार्च मॉलिक्यूल है। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे यीस्ट, और ये यीस्ट क्या चीज, कौन सा एंजाइम देगा? इन्वर्टेज। कौन सा? इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो है स्टार्च को कन्वर्ट करेगा C12H22O11 में। ये क्या चीज है? माल्टोज। क्या है? माल्टोज। तो माल्टोज इज डाइमर ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज इज डाइमर ऑफ ग्लूकोज। लिहाजा C12H22O11 इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट अब एंजाइम देगा माल्टेज। अब माल्टेज एंजाइम माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज में। अब फिर ग्लूकोज C6H12O6 यही यीस्ट एंजाइम देगा जाइमेज, जैसे ऊपर हम पढ़ चुके। तो ये क्या बन जाएगी? C2H5OH इथेनॉल बन जाएगा, और साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये बेटा केमिकल चेंजेस हैं। अब इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब हम मोलासिस से या स्टार्च से हम इथेनॉल प्रिपेयर कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे या बिग स्केल पे फर्मेंटेशन के जरिए से, तो उस दौरान केमिकल चेंजेस के दौरान जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको हम वक्फे वक्फे से रिलीज करते रहते हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये एक वेसल है, इस वेसल में आपने ये मोलासिस या स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया। अब ये सॉल्यूशन लेने से पहले हमारे ध्यान में होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में हमने ये फर्मेंटेशन करनी होती है। कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस के लिए सबसे पहली चीज कि डाइल्यूशन ऑफ मोलास, डाइल्यूशन कितनी होनी चाहिए? 5 टाइम्स। कितनी? 5 टाइम्स। यानी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे, 5 टाइम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लेंगे। इसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है ताकि यीस्ट इफेक्टिवली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। और जो कंसंट्रेशन ऑफ यीस्ट है इसको हम कहेंगे मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा मिकदार, क्योंकि यीस्ट ने ही एंजाइम क्रिएट करने, जितना यीस्ट ज्यादा होगा उतना एंजाइम ज्यादा क्रिएट होंगे, हमें रेट ऑफ रिएक्शन हाई मिलेगा। और यहां दूसरी चीज जो है एयर एब्सेंट। जब हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एयर तो इसमें 0.1% तक ऑक्सीजन हो सकती है, 0.1% तक ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है। तो इन कंडीशंस में जब आप यहाँ स्टार्च सॉल्यूशन लेते हैं या मोलास लेते हैं, आप इसको क्लोज कर देते हैं, यीस्ट आपने ऐड कर दिया, सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, तो अब यहाँ बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, यानी यीस्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिससे फाइनली हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या करेंगे? इस लिड को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। अब फाइनली कुछ दिन गुजरने के बाद यहाँ पे हमें जो इथेनॉल मिलता है C2H5OH वो कितना होगा? 12 to 14%। 12 to 14%। अब यहां हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल never
exceed from 12 to 14%। क्यों ऐसा क्यों होता है कि यहाँ जो इथेनॉल की कंसंट्रेशन है वो 12 to 14% से एक्सीड नहीं करती? बिकॉज above this concentration yeast become inactive। यीस्ट क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। जब यीस्ट इनएक्टिव हो जाएगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब बेटा देखिए, ये जो 12 to 14% इथेनॉल सॉल्यूशन आपको मिला, अब हम फर्दर क्या करेंगे? डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टिलेशन। अब बेटा देखिए, सपोज हमारे पास ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क में हम क्या ले लेंगे? ये 12 to 14% सॉल्यूशन, 12 to 14% C2H5OH इथेनॉल सॉल्यूशन। इसको हमने रबर कार्क से या वुडन कार्क से इधर से एयर टाइट कर दिया हमने, और बोरर की मदद से हम बोर करेंगे और एक डिलीवरी ट्यूब पास करेंगे। डिलीवरी ट्यूब का लेवल यहां तक रहना चाहिए, डिप नहीं कर देना आपने। और डिलीवरी ट्यूब को फर्दर हम एक और इंस्ट्रूमेंट में लेके जाते हैं जहां पे आइस कोल्ड वाटर होगा या आइस क्यूब्स मौजूद होंगे, यानी यहां हमने कूलिंग करनी है। इसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब फर्दर एक बीकर में ले जाएं या किसी भी वेसल में जिसमें हमने प्रोडक्ट को लिक्विड स्टेट में कलेक्ट करना है। अब बेटा देखिए, यहां से फ्लास्क को हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH इथेनॉल ये 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो है वाटर से, लिहाजा इथेनॉल मोर वोलेटाइल है। तो सेम टेम्परेचर पर अगर वाटर और इथेनॉल को रखा जाए तो इथेनॉल के वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो अब ये इथेनॉल है और इसमें वाटर भी मौजूद है। अब यहाँ पे 12 to 14% इथेनॉल है, बाकी सारा क्या है? वाटर है। जब आप हीट करेंगे तो वाटर भी इवेपोरेट होगा। हम कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल 78.5 है, हम हीट करते हैं 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट के करीब तक। तो वाटर के भी वेपर्स बनेंगे और इथेनॉल के भी वेपर्स बनेंगे। तो अब सेम टेम्परेचर पर इथेनॉल के वेपर्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं इथेनॉल के वेपर्स की तादाद ज्यादा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल लेस है। तो 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट के करीब तर है, लिहाजा इथेनॉल के वेपर्स ज्यादा बनेंगे और वाटर के वेपर्स बहुत कम बनेंगे। अब जब ये वेपर्स इस डिलीवरी ट्यूब से फर्दर आगे जाएंगे और इधर आइस क्यूब में से पास होंगे तो वेपर्स की कंडेंसेशन हो जाएगी और हमारी प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और ये लिक्विड जब यहाँ आएगा तो इधर इस लिक्विड में इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर की कंसंट्रेशन लेस होगी क्योंकि वाटर लेस इवेपोरेट हो रहा है इधर से। अब फर्ज करें कि यहाँ इथेनॉल 70% है, 30% वाटर है, तो हम यही प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 95% इथेनॉल विद 5% वाटर, विद 5% वाटर। अब ये जो 95% इथेनॉल है इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड सिपरेट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड सिपरेट। अब रेक्टिफाइड सिपरेट की फर्दर हमने लाइनिंग करनी है। अब बेटा देखिए, रेक्टिफाइड सिपरेट क्या चीज है? इसमें 95% इथेनॉल है, मिक्सचर ऑफ 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर, ये रेक्टिफाइड सिपरेट है। अब हम एक वेसल लेंगे लार्ज सरफेस एरिया वाला और इसकी सरफेस पे क्या करेंगे हम? लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO
कैल्शियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देंगे, डिपॉजिट कर देंगे यहाँ पे, और ये जो रेक्टिफाइड सिपरेट है इसको लाइन पर से पास करेंगे। अब जब लाइन पर पास होगा तो ये 5% जो वेटनेस है, वाटर है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो इथेनॉल होगा वो हमें 100% प्योर मिलेगा, 100% प्योर इथेनॉल। अब इस 100% प्योर इथेनॉल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सिपरेट। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट सिपरेट। एब्सोल्यूट सिपरेट को हम क्या कहेंगे कि 100% प्योर इथेनॉल which is obtained by liming of rectified spirit is called absolute spirit। अब ये है मेथड जिसके जरिए से हम इंडस्ट्री में एब्सोल्यूट सिपरेट या प्योर इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अब बेटा जी हम एब्सोल्यूट सिपरेट लेते हैं, एब्सोल्यूट सिपरेट, और इसमें 10% मेथनॉल शामिल कर देते हैं या 5% एसीटोन और पायरिडीन। एब्सोल्यूट सिपरेट जिसको आमतौर पर लेबोरेटरी में हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, या सिपरेट लैम्प बर्न करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में वुंड्स को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल या एब्सोल्यूट सिपरेट के बहुत सारे यूजेस हैं, वाइड यूजेस हैं, इसलिए एब्सोल्यूट सिपरेट को कुछ लोग मिस यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस मिस यूज को रोकने के लिए एब्सोल्यूट सिपरेट में 10% मिथेनॉल शामिल कर दिया जाता है जिसको हम मिथाइलेटेड सिपरेट कहते हैं, या फिर उसमें 5% एसीटोन या पिरिडीन। ये सारी पॉइजन हैं, जब पॉइजन शामिल कर दी जाएगी एब्सोल्यूट सिपरेट में तो एब्सोल्यूट सिपरेट को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ये डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल या डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्लाह हाफ़िज़।